हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ कि 1750 के आसपास यूके या जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब कि मशीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी, वहाँ की लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जैसे मैनचेस्टर की मिल्स होती थी जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करती थी, एंड उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि यूके बहुत अमीर हो गया। इनफैक्ट इतना अमीर हो गया कि जो यूके की क्वीन थी वो लेबर इंपोर्ट करती थी, ह्यूमंस को इंपोर्ट करती थी अपने काम करवाने के लिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शुरू हो गई। फिर अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी उन पे ब्रिटिश साम्राज्य ने जाके रूल करा था। तो यूके ने अपना एम्पायर इतना फैलाया, लूटपाट करी, सब कुछ करा, लेकिन जो यूके पाउंड है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी अभी नहीं है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं कि 1850 के आसपास, और आप डेट पे ध्यान दीजिएगा कि यूएस 1850 और यूके 1750। सो 1850 के आसपास जो यूएस की इकोनॉमी थी वो दुनिया की टॉप 5 या 7 इकोनॉमीज में भी नहीं आती थी। लेकिन 1950 तक यूएस की इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन गई। और आज हम अगर बात करते हैं दुनिया की रिजर्व करेंसी या दुनिया की नंबर 1 करेंसी की, तो यूएस डॉलर के बारे में बात होती है, ब्रिटिश पाउंड के बारे में नहीं। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूं। आप ये ग्राफ देख सकते हैं और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1970 के आसपास आप एक ब्रिटिश पाउंड से करीब करीब 2.4 यूएस डॉलर खरीद सकते थे। और वो गिरते 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 अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि आप अगर 2015 में यही मैथ बिठाएं तो आप एक ब्रिटिश पाउंड से मात्र 1.5 यूएस डॉलर खरीद सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी लूटपाट मचाने के बावजूद ब्रिटेन की करेंसी नंबर 1 करेंसी क्यों नहीं है, यूएस की करेंसी नंबर 1 करेंसी क्यों बन गई। दूसरी चीज कि यूएस में अभी हाल फिलहाल इतना टर्मोइल चल रहा है, इतनी मारधाड़ होती रहती है, लोग अपनी गन्स लेके एक दूसरे को शूट करते रहते हैं, यूएस डॉलर का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो क्या चाइना यूएस डॉलर को बीट कर सकती है, ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस सब टर्मोइल के बीच में भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और आपको और मुझे एज ए निवेशक किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मुख्य बातें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपको बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड और हिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आप अपनी इन्वेस्टिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और पहली चीज समझते हैं कि यूएस डॉलर को इतनी प्रोमिनेंस क्यों मिली कि वो नंबर 1 करेंसी बन गई, और यूके की जो करेंसी है ब्रिटिश पाउंड वो इतनी ग्रो क्यों नहीं कर पाई। और इसी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम चाइनीज करेंसी जो चाइनीज रेमनेंबी है उसके बारे में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो यूएस डॉलर को अभी रिप्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। एंड यूएस डॉलर की ग्रोथ की 3 मुख्य वजह है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट वजह यह है जो यूएस में इनोवेशन आया था 1850 और 1950 के बीच में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1850 से पहले जो यूएस की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी, वहां पे उनके खुद के इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे थे। लेकिन 1850 के बाद यूएस में थोड़ी सी पीसफुल सिचुएशन बनने लग गई। एंड इसी दौरान यूएस की इकोनॉमी के 3 मुख्य आर्किटेक्ट्स निकल के आए। सबसे पहले उनमें से थे वैंडरबिल्ट, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, इन्होंने बहुत सारे फिलैंथ्रोपी रिलेटेड चीजें भी करी हैं। एंड इनका मुख्य कंट्रीब्यूशन यूएस की इकोनॉमी में था रेल रोड का डेवलपमेंट करना। आपने देखा होगा, अगर आप यूएस कभी गए हैं या आपके रिलेटिव्स भी गए होंगे यूएस, तो हमेशा बोलते हैं कि यार रेल वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो इनफैक्ट रेलवेज का डेवलपमेंट यूएस में इतना ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यूएस का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे इंडिया का लैंड एरिया काफ़ी छोटा है। तो इंडिया में रेलवे नेटवर्क अगर आपने बिछा दिया तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और ट्रेन्स को ऑपरेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट यूएस में बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वैंडरबिल्ट ने इस मुख्य समस्या का कुछ हद तक सोल्यूशन दिया और उन्होंने काफी सारे रेलवे नेटवर्क्स को कल्टीवेट किया। उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था यूएस का वो काफी इंप्रूव हुआ। इस कड़ी में दूसरे आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था रॉकफेलर। तो इनके नाम पे यूएस में रॉकफेलर सेंटर भी है, बहुत बड़ी फाउंडेशन भी चलाते हैं, और ये एक ऑयल बैरन थे। तो ऑयल बैरन का मतलब कि इन्होंने यूएस का ऑयल मार्केट कंसोलिडेट किया और ये काफी अमीर बन गए। इनफैक्ट इनकी वेल्थ इतनी है कि इनकी जो फ्यूचर जनरेशंस थी वो भी आज मल्टी बिलियनर्स हैं यूएस में। और फाइनली आते हैं हेनरी फोर्ड। जैसे आपने फोर्ड मोटर कंपनी का नाम सुना होगा। फोर्ड मोटर कंपनी का सबसे बड़ा प्रोमिनेंस ये रहा कि उन्होंने ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस का आविष्कार किया। ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस का मतलब ये होता है कि जैसे पहले काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल्स मैनुअली मैन्युफैक्चर होती थी, अब पहिया बनना है उसमें इतना टाइम लगता था। लेकिन जो ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस थी उन्होंने वो फैक्ट्री मॉडल स्टैब्लिश किया और जिस रेट से गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग करा जा सकता था उस रेट को उन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ाया। उससे बेनिफिट क्या निकल के आया कि मान लीजिए पुराने ज़माने में सिर्फ आप एक साल में 100 गाड़ियाँ असेंबल कर पाते थे, तो हेनरी
फैक्ट्री फोर 10,000 कर पाते थे। तो उस फैक्ट्री मॉडल को बनाने की वजह से बाकी सारी इंडस्ट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट किया और रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। अब आप इन तीनों आविष्कारों को अगर जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री मॉडल की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, ऑयल के आविष्कार की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, रेलवे के डेवलपमेंट की वजह से ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल हो गया। तो यूएस की इकोनॉमी इतनी तेजी से 100 सालों में 1850 से 1950 तक इसलिए ग्रो करी क्योंकि ये तीनों आविष्कार आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया यूएस की जीडीपी में। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप बोलोगे कि यार यूके भी तो बहुत पावरफुल था, इतने सारे यूरोपियन नेशंस भी बहुत पावरफुल थे, वो भी तो ये सब कर सकते थे, वहां पे भी तो डेवलपमेंट हो रहा था, तो उन लोगों की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो क्यों नहीं करी, यूएस की इकोनॉमी ही इतनी तेजी से क्यों ग्रो करी? बहुत सिंपल सा आंसर आता है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 करीब करीब 1914 से 1919 तक फाइट करा गया था। अब यूएस की एंट्री अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर में, तो यूएस ने एंट्री मारी थी वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में। तो उन्होंने फाइट करीब करीब 2 साल करी, 2 साल से भी कम करी। अब अगर आप यूके का एग्जांपल उठाओगे तो यूके ने वो वॉर लड़ना शुरू करा था 1914 से ही। सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉस्पेरस यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी उस समय काफी प्रॉस्पेरस होती थी, तो उसने भी लड़ाई कब से शुरू करी? 1914 से। तो बाकी कंट्रीज ने करीब करीब 5 साल तक लड़ाई करी और यूएस ने कितने साल तक लड़ाई करी? मात्र 1 या 1.5 साल। और आप समझ सकते हो कि वॉर जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो भी कंट्री अगर वॉर में पड़ गई तो उसकी इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाती है। मिडिल ईस्ट की इतनी सारी कंट्री हैं, आप उसका एग्जाम्पल उठा के देखें, वो वॉर रैवेज्ड इकोनॉमीज होती हैं। तो ये एक मुख्य वजह थी कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करी कंपेयर्ड टू यूरोपियन कंट्रीज और बाकी सारी रिच कंट्रीज, स्पेशली यूके, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो लोग फालतू की लड़ाइयों में पड़ गए और उनको बहुत नुकसान हुआ। तो नेट बात ये आती है कि 1850 से 1910 तक यूएस ऑलरेडी ग्रो कर रहा था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया में काफी सारी प्रॉब्लमें चली, लेकिन यूएस की इकोनॉमी एक मेजर इकोनॉमी बन चुकी थी थोड़ी बहुत। और रिलेटिवली स्पीकिंग का मतलब अगर आप यूएस की इकोनॉमी को बाकी सारी मेजर इकोनॉमी से कंपेयर करो तो उसकी डी ग्रोथ कम हुई क्योंकि उसने वॉर में पार्टिसिपेट काफी लेट करा था। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि 1919 में वॉर खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बहुत सारे टर्मोइल्स आए वर्ल्ड में, लेकिन उस पॉइंट तक यूएस एक मेजर इकोनॉमी बन चुकी थी। अब उसको गुड टू ग्रेट बनना था। गुड टू ग्रेट का मतलब कि थोड़ी प्रोग्रेस तो वो कर चुका था कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज, लेकिन वो अपनी ग्रोथ x से 10x तक कैसे ग्रो करेगा? उसका आंसर आता है स्टोरी के थर्ड पार्ट में, जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। आपने कई बार ये स्टेटमेंट सुना होगा कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो किसने बनाई है? माइग्रेंट्स ने बनाई है। इनफैक्ट अगर आप जाके अभी एनालिसिस करो तो मेजर टेक कंपनीज के सीईओज कौन है? इंडियंस हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल, एंड आप इतने सारे सीईओज देखोगे वो इंडियंस हैं। और ये इंडियंस कौन थे? ये माइग्रेंट्स थे। तो इवन अभी भी ये माइग्रेंट कल्चर है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बताता हूँ यूएस की इकोनॉमी के बारे में कि यूएस में एवरेज इनकम होगी करीब करीब 50 से 55 हजार डॉलर्स के बीच में। लेकिन अगर आप माइग्रेंट हो यूएस में तो आपकी एवरेज सैलरी एक स्टडी के हिसाब से तो करीब करीब 100,000 यूएस डॉलर्स होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि माइग्रेंट्स जो होते हैं वो अगर किसी नई कंट्री में जाते हैं तो बड़ी मेहनत करते हैं, वो मेहनत से अपना करियर बनाते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो आप इस चार्ट से देख सकते हो कि जो पहला फेज ऑफ इमिग्रेशन हुआ था यूएस में वो 1850 से 1950 के बीच में हुआ था। उसके बाद काफी सारे माइग्रेशन फेजेस आए, लेकिन वो एक पहला प्रोमिनेंट इंटरनेशनल माइग्रेशन फेज था जिसके थ्रू यूएस इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई। इन सारे चेंजेस के साथ साथ एक यूएस फिलॉसफी भी रीशेप हुई जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म की फिलॉसफी। काफी सारे लोग कैपिटलिज्म की बढ़ाई नहीं करते, बुराई करते हैं। सिमिलरली कई सारे लोग सोशलिज्म की बुराई और बढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आइडिया सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की डिबेट को स्टार्ट करना नहीं है, लेकिन इस चीज को पॉइंट आउट करना है कि जो कंट्रीज पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में अमीर बनी है उन सब ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया है। अब आप बोलोगे कि चाइना में तो कैपिटलिज्म है नहीं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट नहीं है, लेकिन उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट है। इनफैक्ट डाओ जिनपिंग जो वहाँ के चाइनीज प्रीमियर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला था। वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि बिल्ली चाहे काली हो या सफेद हो, उसका काम चूहा पकड़ना होता है। वो उन्होंने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोली थी चीज, अपनी इकोनॉमी को ओपन करते टाइम। और कैपिटलिस्ट फिलॉसफी को अडॉप्ट करने से यूएस को काफी फायदा पहुंचा और आप यूएस की ग्रोथ इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो। बट जहां पे भी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस एक टाइम तक होती है, उसके बाद डिक्लाइन फेज आता ही आता है। और अब लोग बात कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी डिक्लाइन होने लग गई है।
स्पेशली ये सारा रिटोरिक जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता और काफी बेतुके बातें करी और लोग तो यहां तक कहने लग गए कि हमने मजाक मजाक में एक बंदर को प्रेसिडेंट बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी तबाही मचाई इंटरनली, नो डाउट अबाउट दैट। एंड उसके साथ साथ काफी सारी नेगेटिव चीजें यूएस की इकोनॉमी में चल रही हैं कि यूएस डॉलर पे प्रेशर बहुत है, उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, चाइना का राइज बहुत तेज होने लग गया है, यूएस चाइना में ट्रेड वॉर भी हुआ। एंड अगर आप अभी रिसेंट इवेंट स्टडी करोगे जैसे रशिया यूक्रेन का, तो उसमें भी यूएस रशिया का कुछ खास उखाड़ नहीं पाई। तो समरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मे बी जो यूएस का ग्रोथ फेज था अब वो फाइनली हॉल्ट होना शुरू हो गया है और अब सवाल ये उठने लग गए हैं कि चलो अगर यूएस अब नंबर 1 इकोनॉमी नहीं रहेगा तो उसकी जगह कौन लेगा। एंड आपने दिमाग में इमेज बना ली होगी कि मोस्ट लाइकली उसकी जगह चाइना लेने वाला है। ये तो हर जगह बात चल रही है क्योंकि चाइना ने पिछले 40 सालों में बहुत रैपिड ग्रोथ दिखाई है। मैं आपको कुछ ग्राफिक्स और नंबर्स दिखाता हूं जिससे आपको यह स्टोरी बेहतर समझ में आएगी। पहला है शेयर ऑफ चाइना एंड यूएस इन द वर्ल्ड ट्रेड और आप देख सकते हो कि करीब करीब 2016 में चाइना ने यूएस का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर ओवरटेक किया। दूसरा ग्राफिक आप देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इलस्ट्रेट करता है दोनों कंट्रीज की। यहाँ पे आप फिर से देखोगे कि 2009 के आसपास चाइना बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड उसने यूएस को ओवरटेक कर लिया मैन्युफैक्चरिंग में भी। और मैं आपको फाइनल ग्राफिक दिखाता हूं जो इलस्ट्रेट करता है ट्रेड डेफिसिट बिटवीन चाइना एंड यूएस। तो ये थोड़ा सा एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। अभी दुनिया में हो ये रहा है कि यूएस और चाइना आपस में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड करने का मतलब क्या होता है? ट्रेड करने का दो मतलब हो सकता है कि चाइना बहुत सारा माल बना के यूएस को बेच रहा हो, सिमिलरली यूएस बहुत सारा माल बना के चाइना को बेच रही है। अब कोई भी कंट्री अगर एक नेट एक्सपोर्टर हो जाती है, नेट एक्सपोर्टर का मतलब कि चाइना ज्यादा यूएस को माल बेच रहा है, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि चाइना के पास बहुत सारे यूएस डॉलर्स आ जाएंगे और एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो आप ये ग्राफिक देख सकते हो और आपको इससे ये पता चलेगा कि हाउ मच मनी डज यूएस ओ टू चाइना। तो ये नंबर निकल के आता है 1.06 ट्रिलियन डॉलर। अब आप बोलोगे 1.06 ट्रिलियन डॉलर ये तो कितना ही होगा, थोड़ा बहुत पैसा होगा। नहीं, आप इसको कंटेक्चुअलाइज करके ये देखें एंड इसमें आप पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे तक। इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो सिर्फ 614 बिलियन डॉलर्स है। तो 1.04 ट्रिलियन डॉलर्स की डेट चाइना ने यूएस को दे रखी है और इंडिया की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो 40% कम है उस नंबर से। तो इतनी ज्यादा डेट चाइना कंट्रोल करता है यूएस की। अब आप बोलोगे यार ये तो वेपनाइज करा जा सकता है, चाइना तो कभी भी यूएस को गिरा सकती है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। तो मैं आपको 3 प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियो समझाता हूं। तो पहला ऑप्शन चाइना के पास ये है कि वो यूएस को डीस्टेबलाइज कर दे। अब वो यूएस को डीस्टेबलाइज कैसे कर सकता है कि उसके पास जो 1.04 ट्रिलियन डॉलर्स की जो डेट है उसको वो जाके मार्केट में बेच दे। अब इतना ज्यादा अगर यूएस डॉलर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है तो उस इन्फ्लेशन रेट की तबाही हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही आसान है करना। नहीं, ये करना बहुत मुश्किल है। और इससे होगा क्या कि दिस विल बी लाइक अ सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन। सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं मैड, यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जैसे कि कई सारी न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं, वो एक दूसरे को अटैक क्यों नहीं करती। जैसे किसी न्यूक्लियर कंट्री ने इंडिया पे अटैक कर दिया तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो दोनों कंट्रीज तबाह हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर आप दूसरी कंट्री पे अटैक कर दोगे तो आप भी तबाह हो जाओगे। सिमिलरली ऐसा कुछ गेम यहाँ पे भी हो रहा है। अगर चाइना ने डिसाइड किया कि वो इस डेट को वेपन की तरह यूज करेगा और बेच डालेगा 1.04 ट्रिलियन डॉलर की डेट और यूएस को तबाह कर देगा, तो साथ साथ वो खुद भी तबाह हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि अच्छा फिर तो इस डेट होने का कोई फायदा ही नहीं है, 1.04 ट्रिलियन डॉलर की डेट दी क्यों है? ओके, क्योंकि उसके पास लेवरेज होता है। लेवरेज होने का मतलब कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो एटलीस्ट ये हाथी के दांत दिखाने वाले हो जाएंगे कि कभी भी चाइना धमकी दे सकता है कि यार देखो मैं ये करने वाला हूँ, एटलीस्ट मैं 1.04 ट्रिलियन नहीं लेकिन मैं 200 बिलियन डॉलर की डेट तो बेच ही दूंगा। तो इसकी वजह से यूएस चाइना से थोड़ा डर के रहता है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी कहानी में आता है मे बी वाली इक्वेशन। मे बी वाली इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंट्री अपना कैपिटल बेस बनाती है, जैसे चाइना बना रही है, और वो बेस किस लिए बनाती है? क्योंकि चाइना का गोल बहुत सिंपल है, आगे चल के हमें नंबर 1 इकोनॉमी बनना है। हम चाहेंगे कि हमारी रेमनेंबी जो है वो दुनिया की नंबर 1 एपेक्स करेंसी हो जाए और यूएस डॉलर को रिप्लेस कर दे। अब ऐसा कब होगा?
ऐसा सिर्फ चाइना और यूएस के बीच का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कि चाइना की इकोनॉमी इंटरनली कितनी स्ट्रांग है, यूएस की इकोनॉमी इंटरनली कितनी वीक है, किस रेट से दोनों इकोनॉमीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, दुनिया की जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने किस करेंसी में डेट ले रखी है, क्या वो यूएस डॉलर से विड्रॉ करेंगी नहीं करेंगी। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाती है। लेकिन हम ऐसे ट्रैक पे या हम ऐसे पाथ पे ऑलरेडी हैं जहां पे चाइना स्ट्रांग होता चला जा रहा है और एक ना एक दिन वो इस येस बटन को दबा देगा। वो इस येस बटन को कब दबाएगा? जब उसके पास इंटरनेशनल सेटलमेंट सिस्टम होगा, जब बहुत सारी कंट्रीज चाइना के साथ अलाइन हो जाएंगी, जब बहुत सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए की डेट ले रखी है चाइना के सामने और बार बार पहुंच जाता है कि हमें और डेट दे दो, तो इस तरीके की कंट्रीज चाइना पे जाके डिपेंडेंट हो जाएंगी। और जब चाइना इंटरनली इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो हो सकता है कि उस दिन चाइना उस येस बटन को दबा दे। अब तीसरा सवाल आता है कि यार अब इंडिया बैठ के ये सब गेम तो देखती नहीं रहेगी, इंडिया भी कुछ करेगी, इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, क्या वो यूएस का साथ देके चाइना को हरा नहीं सकता? मे बी नॉट। अब इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य या एविडेंसेस प्रेजेंट करता हूं। प्लीज आप अपनी नेशनलिस्टिक प्राइड डिसाइड रखिएगा, मैं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जिससे कि आपको टॉपिक पे क्लैरिटी रहे। फॉर एग्जांपल कई बार हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी का साइज बिल्कुल चाइना के बराबर पहुंच चुका है, ये चीज एकदम गलत है। हमारी इकोनॉमी करीब करीब 5 गुना छोटी है चाइना के कंपैरिजन में। कई बार इसमें पीपीपी का आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, पीपीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये बेतुकी सी चीज हो जाती है क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट वे में दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी काफी छोटी है चाइना के कंपैरिजन में। कई बार जब इस तथ्य को प्रेजेंट करा जाता है तो कई लोग चिढ़ जाते हैं, डिसलाइक बटन दबा के भाग जाते हैं, तो कृपया ऐसा मत करिएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि यार चाइना में तो ना पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, फ्री इकोनॉमी नहीं है, कैपिटलिज्म नहीं है वहाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये चीज़ भी गलत है। इनफैक्ट 1980 के बाद चाइना की इकोनॉमी काफ़ी ओपन हो चुकी है। इंडिया में जो इकोनॉमी की ओपनिंग अप हुई थी वो 1991 रिफॉर्म्स के बाद हुई थी, तो चाइना की इकोनॉमी के पास ऑलरेडी हमारे से 11 साल ज़्यादा थे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब फिर कई बार लोग बोलने लग जाते हैं कि यार चलो ठीक है, ये सब बातें कि चाइना में ग्रोथ भी हो गई, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी तथ्यों के हिसाब से ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना एज ऑफ नाउ। फिर फाइनली पॉइंट आता है कि यार इंडिया में कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाइना में तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। तो अच्छा, मैं सिर्फ नेगेटिव खबर ही बताता रहूंगा कि कुछ पॉजिटिव भी बताऊंगा? बिल्कुल बताऊंगा। इनफैक्ट अगर आप लॉजिकल एनालिसिस करें तो इंडिया के पास काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड। जैसे इंडिया में जो यंगस्टर्स का पॉपुलेशन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आगे चल के उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि अगर आप इनकी अपस्किलिंग करें, अगर आप इनके हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव करें, अगर आप इनको अच्छे हाई पेइंग जॉब्स दें, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी तेजी से एक्सेलरेट करेगी। मैं जैसे कई बार ये व्यू पॉइंट बताता हूं कि हमें अपने सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे जो स्केल और इम्पैक्ट जो हम जनरेट करेंगे वो चाइना के कंपैरिजन में नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर हम सर्विस सेक्टर में फोकस करें, हमारी वर्कफोर्स बहुत अच्छी है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत है, तो हो सकता है कि हम आईटी सर्विसेज में, फाइनेंशियल्स में, इन सब में चाइना से आगे निकल जाएं। इसके साथ साथ हमें इनोवेटिव सेक्टर्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि चाइना में बहुत सारा काम हो रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे। सिमिलर हाई इंपैक्ट स्टार्टअप्स इंडिया में भी आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड की पॉइंट भारत की इकोनॉमी का ये है कि ये ऑलमोस्ट इनएविटेबल है कि हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 2000 यूएस डॉलर से 4000 यूएस डॉलर पे मूव कर जाएगा अगले 5 से 10 सालों में। ये होना ही होना है। तो इससे बहुत सारी वेल्थ जनरेशन अपॉर्चुनिटीज भारत में आती हैं। थर्ड एंड फाइनली, भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। फॉर एग्जांपल आपने नोटिस करा होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा लोन दिए जा रहे हैं कि भाई जाओ पैसा खर्च करो। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, वो दुनिया भर के ऑफर निकालती रहती हैं। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है इंडिया में, ऑल दैट स्टफ। वो इसलिए क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी बनता जा रहा है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज बन जाएगा, जैसे कि इकोनॉमी ट्रांजिशन करेगी यूएस और चाइना के बीच में। तो समरी ये है कि यूएस में फॉल होगा, बिल्कुल होगा। क्या चाइना में ग्रोथ होगी? बिल्कुल होगी। क्या इंडिया एक इंपॉर्टेंट नेशन होगा? एब्सोल्युटली, इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन होगा। और हम एज एन इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाइड रखने चाहिए। अगर आप दूसरी इकोनॉमीज़ में भी इन्वेस्ट कर सको तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप थोड़ा यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो, चाइना के स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखो। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि इंडिया की ग्रोथ होना, चाहे चाइना की ग्रोथ हो, यूएस की ग्रोथ ना हो, इंडिया की ग्रोथ तो होगी होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप इंडिया में भी इन्वेस्ट करें और बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ होना एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।